जय हिंद। वेलकम टू दक्षाई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। और बच्चों, आज हम करंट एक्सिटी का रिवीजन शुरू करेंगे। करंट एक्सिटी चैप्टर की अगर आप बात करें तो चैप्टर मतलब हलवा टाइप चैप्टर है। मतलब इसमें चीज़ें आपको दिखाई देती है, एक खेल की तरह सर्किट सोल्व करना है। मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर रहता है आपके पास में। ये स्टडी थोड़ा सा लेंदी था आपके पास में और बहुत सारी चीज़ें थी उसमें याद रखने वाली। पर करंट आपके पास में फन लविंग चैप्टर है। मतलब उसमें बहुत सारे तरीके हैं सवाल सोल्व करने के, आप अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। अगर आप जेई के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंपॉर्टेंट है। इससे 2 सवाल के आसपास ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं आपके पास हर एक साल में। और उसमें भी जो इंपॉर्टेंट रहता है, पावर वाला टर्म इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, सर्किट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वो हम सब यहाँ पे कवर करेंगे सब चीज़ों को। देखिए, रिवीजन बनाने का जो बेसिक मोटिव है वो ये है कि आप एक बार सब चीज़ें थोड़े कम टाइम इंटरवल में देख लें। जो चीज़ें आपने काफ़ी लेक्चर 10-12 लेक्चर में ख़त्म किया है उसको आप 2-3 लेक्चर में एक बार देख लें। और उसमें देख के जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ पढ़ लिया, अब आपको लग गया इस चीज़ में दिक्कत है, तो अब आपको वहाँ पे रुकना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए आपने एक चीज़ पढ़ा कि हम सीरीज पैरेलल सर्किट सोल्विंग पढ़ रहे हैं और आपको उसमें लग रहा है कि नहीं यार हमें यहाँ पे स्ट्रगल है, तो स्ट्रगल तो आप रुकिए। अब आप रुक के आप नोट्स खोलिए, अब आप उसको पहले कवर किए, जब कवर हो जाए फिर आप आगे बढ़िए। मतलब हमारा मेन मोटिव ये है कि यहाँ से आपको वो चीज़ें मिल जाए जहाँ पे आपको पता चले अच्छा हमें यहाँ पे दिक्कत है, और वो दिक्कत वाले पॉइंट आप पकड़ के आप उसे सही ढंग से रगड़ के मेहनत करिए और उनको आप सोल्व करके फिर आगे बढ़िए। ठीक है, ऐसा नहीं बस लेक्चर देख लिया कहानी खत्म। मतलब लेक्चर तो वैसे ही है जैसे आपके पास में वो आपने वीडियो लेक्चर्स देखे थे, बस उसमें हम चीज़ों को एक बार सब चीज़ों को समराइज कर दिया हमने कि भाई ये है ये है ये, शॉर्ट नोट टाइप में आप उसको बोल सकते हैं। और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो पूछी जा चुकी है उस पर थोड़ा सा और ज़्यादा इंफोसिस करके हल्के हल्के सवाल उसमें करवाए गए हैं। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जब भी रिवीजन लेक्चर खत्म हो तब आपका पूरा रिवीजन खत्म हो जाए। उसके लिए क्या करना होगा, जो भी चीज़ आपको पता था कि अच्छा यार ये फंसने वाली चीज़ है, यहाँ पे दिक्कत है, तो उसको आप रुक के अब आप उसको पढ़िए, उसकी थ्योरी पढ़िए, नोट्स पढ़िए, तो सवाल देखिए, फिर आप वापस आगे बढ़िए। ठीक है बच्चों, आपको कहानी समझ में आई किस तरीके से प्रोसीड करना है। अच्छा, इसका जो आपको प्रीवियस ईयर दिखाई देंगे, प्रीवियस ईयर में क्या किया गया है। प्रीवियस ईयर में ऐसे है कि हर एक सवाल जैसे आपको स्क्रीन पर सवाल दिखाया फिर रुका गया है, आपको टाइम दिया गया है प्रॉपर। तो अगर आप कोई भी बुक से आप प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं। अगर आपको पहले लगाना है, पहले लगा के फिर वीडियो देखनी, तो पहले आप कोई भी बुक से लगा सकते हैं। नहीं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं कि आपने सवाल देखा, अच्छा वो स्क्रीन पे सवाल है, आपने सोल्व किया, आपने फिर आगे जवाब देख लिया। इस तरीके से आप मेरे साथ साथ आप लगा सकते हैं। मैंने इसी तरीके से उसको बनाया कि आप स्क्रीन पे देख देखते आप सवाल सोल्व कर सकते हैं, फिर आपको टाइम सवाल दिखाऊंगा, फिर टाइम दूंगा, फिर मैं इसको सोल्यूशन आंसर बताऊंगा। तो उस तरीके से भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। क्लियर। तो उसमें क्या, जैसे सबसे पहले हमने सिंगल करेक्ट किए, तो 2000 से लेकर 2020 तक सिर्फ सिंगल करेक्ट है। फिर मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, फिर सब मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गई मेरी बात। तो आपको जैसे सुटेबल लगे आप कर सकते हैं। चाहे तो आप यहीं से डायरेक्टली देख देख के सोल्व कर सकते हैं, सवाल दिखा सोल्व किया फिर आगे देख लिया। नहीं तो आप चाहे तो पहले भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है बच्चों, आइए आइए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। हम बात करें करंट एक्सिटी की। सबसे पहले बात करते हैं करंट हमने क्या पढ़ा था, करंट क्या था। अब आप खुद याद कीजिए मास्टर ने करंट क्या बताया था, करंट क्या होता था। पहले आप खुद उसको एक मेमोराइज कीजिए, कॉपी अपने साथ रखिए ना। करंट बोल दिया, अब आप करंट के जितनी कहानी जानते हैं सब आप नोट करके बताइए भाई सब क्या क्या होता है करंट। अरे याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो क्या पढ़ा था हमने? पढ़ा था भाई साहब किसी एरिया से मान लो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो हम बोलते हैं करंट है। मान लीजिए कोई भी गिवन एरिया है, इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, एरिया उसमें मैटर नहीं करता। अगर मान लीजिए इससे कुछ क्यू चार्ज ट्रांसफर हो रहा है डेल्टा टी टाइम में, तो हम करंट को बोलते थे I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो जितना चार्ज ट्रांसफर हुआ डेल्टा टी टाइम के अंदर वो आपके पास में लिख दें, दैट इज I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। बच्चों यहाँ पे डेल्टा लगा मतलब एवरेज करंट आपको बताएगा, दिस इज एवरेज करंट। आपको बोल दिया कि इस गिवन एरिया से 1 सेकंड के अंदर 5 कूलम चार्ज गया, तो आप बोलेंगे सर 5 कूलम चार्ज गया डिवाइड बाय 1 सेकंड। तो एक बड़ा टाइम इंटरवल हम लेके चल रहे हैं। जब भी हम एक बड़ा टाइम इंटरवल लेके चलते हैं जो रिजल्टेड वैल्यू वाली दैट इज एवरेज वैल्यू। और अगर आप सिमिलरली अगर आप I इंस्टेंटेनियस निकालना चाहें तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से आप बता पाएंगे। I इंस्टेंस क्या होगा, दैट इज dq बाई dt। सर इसमें क्या हो गया, टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया। ये तो करंट की बेसिक डेफिनेशन थी। अब इस पे सवाल क्या आ सकता है, ये भी आ सकता है आपको Q का फंक्शन गिवन हो करंट पूछ ले, या फिर करंट का फंक्शन गिवन हो Q पूछ ले। ये बहुत आसान से सवाल रहते हैं, इसमें हल्का सा गणित रहता है आपके पास। I का एक्सप्रेशन ऐसा आ गया 3t² प्लस 2t प्लस 4 ऐसे फंक्शन आ गया आपके पास, या फिर Q का फंक्शन हो गया। मान लीजिए आपसे पूछेगा बताइए I कितना, तो आप कर पाएंगे। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, I इज इक्वल टू dq बाई dt। बताइए कितनी वैल्यू आएगी, 60 प्लस 2। आपसे पूछेगा बताओ इस गिवन टाइम के ऊपर कितना करंट है, तो वो टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको करंट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए I गिवन होता, आपको I गिवन होता 60 प्लस 2 आपको गिवन है, और आपसे पूछ रहा है कि Q कितना फ्लो होगा, Q इन 2 सेकंड कितना फ्लो होगा इन 2 सेकंड टाइम इंटरवल में। तो आप क्या लिखेंगे, dq बाई dt
इज इक्वल टू आई, वो ऐसा बन गया। इसको उधर लेके चले गए तो डी क्यू आ गया 60 + 2 और डी टी दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अच्छा, अब आपको पता है भाई साहब t इज इक्वल टू 0 पर चार्ज 0 था। अब किसी गिवन टाइम कितना है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे q की वैल्यू निकाल दो। तब ये सवाल हलवा है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे लिखेंगे q, इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा 60² 2 + 2t और लिमिट्स आप लगा दीजिए 0 से लेके 2 सेकंड यहाँ पे। तो आई होप इस तरीके के सवाल आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें आप नहीं फंसेंगे। अब हमने जो नेक्स्ट इसमें बात की थी वो बात की थी आपके पास डायरेक्शन ऑफ करंट हम कैसे डिसाइड करेंगे। डायरेक्शन ऑफ करंट, तो भाई साहब डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए आपको 12th क्लास में आने की जरूरत ही नहीं है। आप 10th क्लास में 9th क्लास में ये सब चर्चा आपने की हुई थी। एनसीईआरटी में हम 10th क्लास में इसको देखते हैं। क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है वो हमने कन्वेंशन लिया है, वो मतलब जब बनाई गई फिजिक्स को लोगों ने कन्वेंशन दे दिया कि वो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन किसकी होगी, करंट फ्लो की होगी। बात समझ में आ गई। तो हम क्या बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट में कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज किसके बराबर है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। या फिर हम बोल सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज इज करंट। ठीक है जी। और हमने क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि करंट फ्लो करवाने के लिए पॉजिटिव चार्ज भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, पर वायर से पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, वो बाउंड रहता है, मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वही मूव करते हैं। पर कभी ऐसा हो सकता है आपको बोल दिया कि अल्फा पार्टिकल्स की एक बीम जा रही है या प्रोटॉन्स की एक बीम जा रही है, तो उस वाले केस में आपके पास में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करे, या फिर हीलियम पार्टिकल्स हैं आपके पास, अल्फा पार्टिकल हैं वो मूव करें, तो इस तरीके जब केस रहते हैं तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर सकता है। पर अगर आप वायर से बात करेंगे, वायर्स में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन से जो मेजर कोज रहते हैं, फिर भी हम वायर्स में ऐसे बोलते हैं करंट इस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो कन्वेंशन के लिए बोल देते हैं ना, पर एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता। पॉजिटिव चार्ज बाउंड रहता है आपके पास में, वो न्यूक्लियस के अंदर है आपके पास, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो वहां पे मूव करते हैं। तो बच्चों ये तो हमने बहुत ही बेसिक बात की करंट के बारे में। अब आइए अपने आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर और आगे वाले पोर्शंस को कवर करते हैं। बच्चों अभी हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जंक्शन रूल की। उसको आपके फर्स्ट रूल बोल सकते हैं जंक्शन रूल। ये बहुत सिंपल सा बहुत प्यारा सा रूल है। इसमें हम ये बोलते थे मान लीजिए ये दो, मतलब इसमें कोई बता देगा, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ से कुछ 3 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से कुछ 2 एम्पियर आते हैं, 5 एम्पियर जाएगा, समझ में आ रहा है भाई। जितना करंट आएगा आपके पास में, जितना करंट आई इन होगा दैट इज आई आउट। अब ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली बात तो इसके सवाल हो जाते हैं आसानी, इसमें दिक्कत नहीं आती। पर जो नीट ने कई बार सवाल क्या पूछा, सवाल ये पूछा है भी ये किस चीज़ के ऊपर बेस है, तो आप बोलेंगे किसके ऊपर बेस है आपके पास, दिस इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। ये बात आप याद रखें, बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। क्यों, ऑब्वियसली जितना चार्ज पीछे से आएगा उतना ही चार्ज आएगा। ये जंक्शन खुद चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसके पास कुछ चार्ज प्रोड्यूस करने जैसा कुछ नहीं है, पीछे जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज आएगा। सिमिलर जैसे फ्लूइड्स में होता था कि 2 पाइप्स है, यहाँ से इतना पानी पर सेकंड आ रहा है, यहाँ से इतना पानी पर सेकंड, उतना ही पानी जाएगा, बिकॉज ना ही वो स्टोर कर सकता है, वो प्रोड्यूस कर सकता है। सिमिलरली अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, दैट इज आपने लूप लो पढ़ा हो ना, लूप मेथड। तो एक लूप से चल के दूसरे लूप पे वापस आने में इसको आप किरचॉफ सेकंड लॉ बोल सकते हैं आप। तो वो वाला जो है दैट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ये बात आप ध्यान रखिएगा, नोट्स में आपके पास नहीं है कि अगर आप एक पॉइंट चल के वापस उसी पॉइंट पे आते हैं तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप 0 होता है। दिस इज किरचॉफ सेकंड लॉ। इसको दिस इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। समझ में आ गया कौन सा लूप मेथड जो था वो क्यों लगा पाते हैं, दिस इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। इसके 2 से 3 बार नीट ने सेम सवाल पूछ रखे हैं, क्लियर है। तो अगर आप जैसे ऐसे करते थे, आपको अगर बहुत बढ़िया ढंग से याद भी होगा ये चीज़, हमने कई बार ऐसे सवाल किए थे। हम इस पॉइंट चलते थे, यहाँ से पोटेंशियल लिखते लिखते वापस इसी पॉइंट पे आते थे। तो ये कौन से प्रिंसिपल बेस्ड है, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। लूप लो या फिर मेथड लिख देते हैं। लूप मेथड इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ये बात ध्यान रखिए, नोट्स में नहीं थी, नई चीज है आपके पास में ना। जिसके 2 बार ऐसे डिटो सवाल आ चुके हैं, तो कभी वापस आए तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए हम पहले चर्चा इसकी हमने कर ली। अभी हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी की बात आई ही क्यों? करंट डेंसिटी की बात बच्चों इसलिए आई बिकॉज अगर आप सिर्फ करंट की बात करें तो उसमें कभी एरिया की बात नहीं हुई। इसमें सिर्फ ये बोलते हैं गिवन एरिया से पर यूनिट टाइम जितना चार्ज फ्लो हो रहा है दैट इज ए करंट, पर कितना एरिया था वो सब की कभी चर्चा हुई नहीं। तो उसके लिए हमारे पास में करंट डेंसिटी है। तो अभी हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की। मैं यहाँ थोड़ी देर रुकना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार लिखें करंट डेंसिटी को। आप ये सोचें कि भाई इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, हम क्या क्या जानते हैं, बिकॉज ये चीज़ थोड़ी सी ऑफ ट्रैक है, मतलब लोगों को ये कम क्लिक करती है।
तो एक बार आप खुद से मुझे बताइए कि करंट डेंसिटी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, और जितनी बातें आप पता है उस सबको भी में नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको एक बार रिवाइज कराऊंगा। हाँ भाई, क्या था? करंट डेंसिटी किससे डिनोट करते हैं? जो जे से डिनोट करते हैं। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। पहली बात कैसी क्वांटिटी आई है? जिसे वेक्टर क्वांटिटी। बहुत बढ़िया, समझ में आ गई मेरी बात। अच्छा, इसको कैसे लिखते हैं हम? इसका मैग्नीट्यूड दिख रहे हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड दैट इज करंट फ्लो, करंट डिवाइड बाय एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो। एरिया परपेंडिकुलर टू चार्ज फ्लो कर दो, एरिया परपेंडिकुलर टू द चार्ज फ्लो, ये आपके पास में करंट डेंसिटी होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे ऐसे एक ट्यूब, एक वायर है ना इससे, और इससे यहाँ पे कुछ आई करंट फ्लो कर रहा है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ए है, तो इसकी जो करंट डेंसिटी होगी दैट इज, मैं मोड लिख रहा हूँ। मोड क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज एरिया यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, और किसी वेक्टर से डिवाइड कर आप नहीं सकते। मेरी बात समझिए, मैंने यहाँ पे जे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर मैं जे वेक्टर लिखता तो लोग बोलते सर ऐसे करंट डिवाइड बाई एरिया वेक्टर, और डिवाइड बाय एरिया वेक्टर भाई साहब वेक्टर से डिवीजन करना मतलब है ही नहीं, वो डिफाइंड ही नहीं है वो चीज़ आपके पास में, तो आप कर नहीं सकते ऐसे। तो अभी मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड आएगा आपके पास में आई डिवाइड बाय इसका एरिया। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सर मान लीजिए कभी ऐसा रहेगा आपके पास में कुछ ऐसी शेप की वायर रहेगी, ऐसी शेप की अगर वायर रहेगी तो यहाँ पे जो एरिया लिया जाएगा वो ये वाला एरिया लिया जाएगा, यहाँ पे जो एरिया लिया जाएगा वो ये वाला एरिया लिया जाएगा, यहाँ पे जो एरिया लिया जाएगा वो ये वाला एरिया लिया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, इसको एक्चुअली वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें, लोग ऐसे लिखते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। सर इधर क्यों लेके गए? बिकॉज अगर आप इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है पर वेक्टर से डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो मैथमेटिकल फंक्शन को अच्छे से लिखने के लिए आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू जे डॉट ए। तो तब ना जे बुरा मानेगा ना ए बुरा मानेगा, वेक्टर आप लगा सकते हैं बिकॉज डॉट प्रोडक्ट, हमने यहाँ पे डॉट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे ये जो क्वांटिटी दिस इज स्केलर क्वांटिटी, एंड ये दोनों आपके पास है वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट आपके पास स्केलर क्वांटिटी देगा। मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। और देखिए, अब जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा सवाल आ जाता है, बहुत बेसिक सवाल है ये, ऐसा सवाल आ जाता है आपके पास, आपको बोले यहाँ से कुछ करंट आई जा रहा था। अब बच्चों पीछे से करंट अगर आई आ रहा है तो कोई भी क्रॉस सेक्शन से करंट नहीं बदल सकता, करंट क्या रहेगा? सेम का सेम रहेगा आई। क्यों? करंट पानी की तरह है, आप ऐसे एनालाइज कीजिए, जैसे उसमें पानी बहता है वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में एक पर यूनिट एरिया से इधर से जा रहे हैं उतने उससे जाएंगे, उतने उससे जाएंगे। क्यों? क्योंकि वायर को हमेशा न्यूट्रल रहना है, वायर को हमेशा न्यूट्रल रहना है। तो किसी भी गिवन क्रॉस सेक्शन से जितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलना है। तो अगर आप पूछो यार इससे करंट आई तो इससे कितना? इससे भी आई, इससे भी आई, इससे भी आई, सबसे करंट, कोई भी क्रॉस सेक्शन आप पकड़ लीजिए, सीधा पकड़ लीजिए, टेढ़ा पकड़ लीजिए, कोई भी क्रॉस सेक्शन आप पकड़ लीजिए, उससे जो करंट फ्लो हो रहा होगा दैट इज आई। बट क्या डिफरेंट आएगा? करंट डेंसिटी डिफरेंट आएगी। अब जैसे कई बार ऐसा सवाल आ जाता है कि आपके पास में ऐसे बोल देगा यहाँ पे दो क्रॉस सेक्शन है, दिस इज क्रॉस सेक्शन A1, दिस इज क्रॉस सेक्शन A2, और सब साफ साफ दिखाई दे रहा है सब A1 बड़ा है एज कम्पेयर टू A2। तो मैं बोलूँ J1 बड़ा कि J2 बड़ा, J1 बड़ा कि J2 बड़ा, तो अब आप क्या बोलेंगे? सर करंट दोनों से सेम, करंट दोनों सेम, इसका एरिया ज़्यादा इसका एरिया कम, तो ये J1 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू J2। क्लियर है ये बात? तो ये करंट डेंसिटी बच्चों आपके पास में इंपॉर्टेंट रहता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसको जो डिफाइन किया गया इस करंट डिवाइड बाय एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो। और सिमिलरली आप इसमें आगे प्रोसीड करके देख सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए, किसी भी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट हमेशा क्या रहता है? सेम, वो बदलता नहीं है। अब आइए अपने आगे चलते हैं। तो बच्चों अभी हम माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं करंट का, तो उसमें क्या है कि हम बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे, हम देखेंगे भी इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से मूव करते हैं आपके पास, तो करंट कैसे फ्लो करता है। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन था, लोगों को करंट में थोड़ी दिक्कत रहती है, तो आइए अपने इसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बताया, जैसे मान लीजिए ये कुछ एक कंडक्टर है, यहाँ पे ऐसे कंडक्टर बना दिए, इसमें कोई बैटरी कुछ नहीं लगा है, तब भी इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करता है, बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा होता है, ऐसे नहीं बहुत स्लो मूव कर रहा है, बहुत तेज स्पीड से मूव कर रहा है, ऐसे बहुत हाई स्पीड से ऐसे मूव करता है। क्या स्पीड है? 10⁻6 मीटर पर सेकंड, 10⁻5 मीटर पर सेकंड, इस ऑर्डर की स्पीड है, बहुत ज़्यादा स्पीड है आपके पास। पर रैंडमली मूव करता है, रैंडमली मूव करता है तो क्या होता है? कोई भी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया है उससे जितने इलेक्ट्रॉन्स मतलब इस तरफ जाएंगे उतने ही उस तरफ आ जाएंगे, तो नेट आपके पास जीरो हो जाएगा। तो जब भी कोई चीज़ रैंडमली मूव करते हैं उसका जो अगर आप ऑन एवरेज देखेंगे तो उसका नेट इफेक्ट जीरो ही रहता है। क्योंकि मान 10 इलेक्ट्रॉन इस तरफ आए, 10 इलेक्ट्रॉन इधर भी चले गए होंगे, तो किसी भी एरिया को अगर आप पकड़ के देखते हैं तो छोटे टाइम इंटरवल में वो आपके पास में जीरो ही आपके पास में रहता है। अच्छा, अब हम देखते हैं, अगर हम मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लगा दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या हो सकता है आपके पास में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लगा दें तो हम ये बोल देंगे यहाँ पे एक ऐसे कंडक्टर है
और यहाँ पे आपने ऐसे एक बैटरी बना दी, ठीक है, ये वहाँ बैटरी बना दी। अच्छा, अब अगर मैं पूछूँ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुका हूँ कि ये आपके पास में लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल की तरफ ऐसा आ जाएगा। अब क्या होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन पे स्पेसिफिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, ई क्यू, ई होता है वो, क्यू की जगह स्मॉल ई आ गया, मल्टीप्लाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब हर एक इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, तो अब क्या हो रहा है, रैंडम मोशन के साथ साथ में एक स्पेसिफिक फोर्स भी आ गया आपके पास में। तो हम क्या करते हैं, पता है रैंडम का नेट इफेक्ट तो जीरो है, तो हम रैंडम को भूल जाते हैं। अब हम मानते हैं स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में मूव कर रहे हैं। अब हम मान रहे हैं सब इलेक्ट्रॉन पे इस तरफ फोर्स लग रहा है ई, और सब इस तरफ जा रहे हैं। ये गलत है, एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा है, ये रैंडम में मूव कर रहे हैं, इन दोनों का नेट इफेक्ट है। पर अब ऑन एन एवरेज देखें तो आप ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर। अब क्या होगा, इस पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया, तो अब ये ऐसे मूव करेगा, फिर जाके आपके पास में क्रिस्टल से लैटिस से टकराएगा, फिर वापस शुरू होगा, फिर वापस टकराएगा। अब ऐसे नहीं कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, अब जब थोड़ी देर चलेगा आपके पास में, फिर उसके बाद में जाके फिर टकरा जाएगा, ये लैटिस होगा उससे टकरा जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन ये भी टकराएगा, फिर वापस चलना शुरू होगा। इस तरह का फिनोमेनन आपके पास में होता रहेगा। अब हम बात करते हैं, एक टर्म आती है आपके पास, इट इज मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, अब ये क्या होता है, अब देखिए जैसे ये इलेक्ट्रॉन था वायर के अंदर, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दिया, तो पहले भी मूव कर रहा था, पर वो रैंडम मोशन था, तो हम उसे एक बार हटा दे रहे हैं, क्योंकि उसको लेके साथ में एनालाइज कर पाना बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। उतने अपने बस की, मतलब वो बहुत ही दिक्कत, आप उस मोशन को प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो हम बोले वैसे रैंडम मोशन गया बाढ़ में, हम उसको नहीं देख रहे, सिर्फ इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, इसके से वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी क्या थोड़ी देर बाद में टकरा जाएगा, लैटिस से जाके टकरा जाएगा। अब लैटिस से टकराएगा, फिर वापस चलना शुरू होगा इलेक्ट्रॉन, फिर जाएगा, फिर वापस लैटिस से टकरा जाएगा। तो क्या हो रहा है, जो ये दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है, दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है, उस टाइम को हम टाउ बोल देते हैं ना, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। दिस इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। सर इसको कैसे याद रखें भाई, आप सोच के देख, तू चल रहा है ना मस्त, किससे नहीं डरा, तो रिलैक्स है तू, तो रिलैक्सेशन टाइम। जैसे भिड़ गए भाई साहब, तो तेरा रिलैक्सेशन खत्म हो गया, ऐसे मान ले। तो दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। अब भाई साहब बहुत बढ़िया, अब ये मीन फ्री पाथ क्या हो गया, उस रिलैक्सेशन टाइम के अंदर वो जितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्टेंस तो भाई साहब बहुत ज्यादा हो जाएगा। कैसे डिस्टेंस बहुत ज्यादा क्यों हो जाएगा भाई, रैंडम मोशन है, और रैंडम मोशन है, उसकी स्पीड देख, मतलब इतने तो मतलब अल्ट्रा हाई लेवल हो गया भाई, ये इतनी स्पीड से तो टाइम, वैसे डिस्टेंस बहुत चल जाएगा। ये मीन फ्री पाथ क्या बता रहा है, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या फिर अपोजिट डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, वो बता रहा है मीन फ्री पाथ। समझ में आ गया मीन फ्री पाथ, मेरे साथ बोल क्या है मीन फ्री पाथ। सर मीन फ्री पाथ वो डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, कितने टाइम के अंदर, टाउ टाइम के अंदर, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है पार्टिकुलर, दैट इज मीन फ्री पाथ। अच्छा अब देखता हूं, मैंने बोला एक्सीलरेशन कितना है, तो एक्सीलरेशन के लिए पहले फोर्स लिखना पड़ेगा, डिवाइड बाय मास लिखना पड़ेगा। सही, ठीक है। तो अगर मैं मीन फ्री पाथ निकालूं तो मैं बोलूंगा S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसका एवरेज ले लेके बात कर रहे हैं ना हम, तो ये भी क्या आपके पास में एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल, बिकॉज हर पार्टिकल अलग अलग जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो थोड़ा अलग अलग होगा, बिकॉज हम बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके यूनिक बात नहीं कर सकते, इससे हम बल्क मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लेके हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप इसका एवरेज लिखें तो वो तो लैम्डा आ गया, उसको बोल दिया मीन फ्री पाथ। तो ये एवरेज है आपके पास में। एवरेज इनिशियल वेलोसिटी अगर आप देखें तो वो जीरो थी, बिकॉज सब आपके पास में रैंडम मोशन करें, तो इनिशियल एवरेज अगर आप देखें तो जीरो, तो ये टर्म जीरो आ गई। हाफ एक्सेलरेशन लिखे दैट इज ई बाई एम मल्टीप्लाई टाउ का स्क्वायर, ये आपके पास में आ गया मीन फ्री पाथ। क्लियर। अब एक टर्म आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, मतलब एनसीईआरटी अलग एक्सप्रेशंस बोलती है, फिजिक्स की अदर स्टैंडर्ड्स बुक्स लाइक एससी वर्मा अलग एक्सप्रेशन बोलती है। अगर मान लीजिए कभी एनसीईआरटी ने पूछ लिया तो हम मतलब कभी मान लीजिए डेरिवेशन वगैरह आ गया तो एनसीईआरटी वाला हम फॉलो करेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन तो ये हो गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया भाई, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं भाई, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो जिस एवरेज स्पीड के साथ में वो मूव कर रहे हैं दैट इज ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब आप एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इनिशियल रेस्ट पे था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, फिर चलता है, फिर जाके टकराता है, फिर रुकता है, फिर वापस चलता है। तो उसने क्या बोला, ऐसा मत करो, आप एक काम करो, ऐसे मान लो कि सबके सब इलेक्ट्रॉन्स अब एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं, किससे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो इंटरप्रेट करना आसान हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर आप देखें लैम्डा डिवाइड बाय टाइम, तो ये क्या हो गया, एवरेज स्पीड जिससे वो चल रहे हैं। तो लैम्डा कितना है आपके पास में, ये हो गया। तो जो वीडी का एक्सप्रेशन आ गया इट इज ई बाय एम मल्टीप्लाई 2 टाउ, ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास में ड्रिफ्ट स्पीड का। ये एससी वर्मा में या फिर अदर स्टैंडर्ड बुक में है। अगर आप एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में ये एक्सप्रेशन नहीं होता। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे
तो एनसीईआरटी में एक्सप्रेशन जो है वो इंस्टेंटेनियस है आपके पास में, वो इंस्टेंट मतलब वो बता रहा है वी मैक्स की तरह है। तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो वो ये लिखा जाता है v इज इक्वल टू u प्लस 80, ये टर्म 0 होगी तो vd a की जगह आपके पास में आ गया e बाई m और टाइम की जगह आ गया टाउ। बस ये 2 का डिफरेंस है आपके पास में। तो अगर आप सिग्निफिकेंस के साथ देखें तो ये बात सही है, बिकॉज आपने एवरेज माना है ना कि सब इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते, ये एक्सप्रेशन सही है। पर अगर एनसीईआरटी आ जाएगा तो वो अपनी ही बात को सही मानेगा, इस वजह से आप वहां पे ये लिख दीजिएगा। पर अगर आप फिजिक्स की बात करें तो मुझे ये एक्सप्रेशन इसमें सही लगता है। तो बच्चों ये बात होगी आपके पास में ड्रिफ्ट स्पीड की। ड्रिफ्ट स्पीड हमने वो एवरेज स्पीड मान ली जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स को मूव करता हुआ मान सकते हैं एक वायर के अंदर, ताकि सेम इफेक्ट आपको करंट का दिखाई दे। क्लियर है ये बात? तो ये एक्सप्रेशन अपने आप में अच्छे हैं। कई बार डेरिवेशन में पूछ ले नीट में वैसे या फिर एग्जाम में वैसे आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, अब आइए अपने आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी अगर हम बात करें तो हमें ड्रिफ्ट स्पीड पता लग गया तो आप उससे करंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, आपने मान लिया कि सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। किस स्पीड से मूव कर रहे हैं? वो वीडी स्पीड से मूव कर रहे हैं, वही होगी ड्रिफ्ट स्पीड आपके पास में। ठीक है, अब आई को अगर आप लिखेंगे तो आई क्या होता है? आई होता है भाई साहब 1 सेकंड के अंदर किसी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने चार्ज पास हो रहा होगा दैट इज करंट। आई इज इक्वल डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो आप ये बोलेंगे 1 सेकंड के अंदर किसी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना चार्ज पास हो दैट इज करंट। अच्छा, तो अगर देखिए कैसे करेंगे, हमने बोला कि यहाँ से ऐसे कुछ 1 सेकंड में आप सोच के देखिए 1 सेकंड के अंदर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वीडी डिस्टेंस पीछे होगा वो वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा। जैसे मान लीजिए जो अभी पोजीशन 1 पे है वो उठ के यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन वीडी स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो 1 सेकंड में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वीडी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो इसके अंदर अंदर वाले इस वॉल्यूम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबके सब इस क्रॉस सेक्शन से पास हो जाएंगे। हम इस क्रॉस सेक्शन से करंट ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे होता है आपके पास कि मान लीजिए एक पाइप में कोई चीज है वो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो आप क्या बोलेंगे 1 सेकंड में कहाँ चला जाएगा? 5 मीटर आगे चला जाएगा। तो इसके अंदर अंदर जितने भी होंगे सबके सब इस वाले एरिया को क्रॉस कर लेंगे। तो मैंने बोला कि इस वीडी डिस्टेंस के अंदर जितने भी आपके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबके सब इसको क्रॉस कर देंगे। अब मेरा टारगेट ये रहेगा कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैंने यहाँ पर टर्म डिफाइन की स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है आपके पास? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो n है। तो अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम कितना है? a मल्टीप्लाई vd, ये वॉल्यूम है। ठीक, इतना वॉल्यूम के सब इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाएंगे। अब ये वॉल्यूम है टोटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कुछ स्मॉल n है। सही। अच्छा, ये हो गया NaVd, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गया। पर मुझे चार्ज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? E लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? दिस टर्म इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई E करें तब जाकर चार्ज आएगा। तो I का एक्सप्रेशन क्या आ गया? दैट इज NeAVd। अब आप देखिए ये जो n है आपके पास में, जो n है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जैसे कोई अच्छा कंडक्टर है उसके पास बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोई अच्छा कंडक्टर नहीं है तो उसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? कम होंगे। E आपके पास में चार्ज हो गया। A क्या हो गया? A इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। और Vd क्या हो गया आपके पास में? Vd हो गया ड्रिफ्ट स्पीड। बच्चों को दिक्कत नहीं, इतनी बात क्लियर? ठीक है। अब अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं यहां से दैट इज करंट डेंसिटी का, तो J क्या होता है? J होता है I डिवाइड बाई A। तो A को डिवाइड मारूंगा तो क्या बन जाएगा? NeVd। ये आपके पास में J का फॉर्मूला आ गया। तो J को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, NeVd की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात हम वापस करते हैं, जो करंट डेंसिटी डायरेक्शन है वो कैसे चेक करते हैं? जो डायरेक्शन आपके पास में, नहीं तो इसको ऐसे पढ़ा दो, कंफ्यूजन नहीं देते हम, इसको ऐसे लिख देते हैं। और जो डायरेक्शन हम किससे डिसाइड कर लेंगे? जो करंट की डायरेक्शन है। समझ में आ रही है मेरी बात? जो डायरेक्शन आपके पास में करंट की डायरेक्शन होती है वही करंट डेंसिटी डायरेक्शन है। ये बात ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज सेम। एक सवाल ये भी बनता है बेसिक कि भाई करंट के पास में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? वो क्योंकि वो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता नहीं है। ये बात हम थ्योरी में देख चुके थे। ठीक है, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर। हम एक काम करते हैं, Vd का एक्सप्रेशन थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं। Vd का एक्सप्रेशन क्या था? तो Vd का एक्सप्रेशन में SC वाला रिजल्ट लेके चल रहा हूँ, दैट इज E/m टाउ। ऐसा एक्सप्रेशन आया था Vd का, अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे लिखा I के अंदर ये एक्सप्रेशन पुट किया, तो I में लिखा, n को n लिखा। ठीक है, A क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, सेम का सेम लिखा। Vd ड्रिफ्ट स्पीड है वो वहां से उठा के लिख देते हैं, NeAVd। ठीक है, तो यहां से अगर आप E की वैल्यू लिखें दिस इज बिकम Vd की वैल्यू लिखी, E को लिख दिया, अब Vd की वैल्यू लिख रहा हूं। देखिए Vd की वैल्यू क्या आ गई?
ई टाउ डिवाइड बाई 2 एन। इसको अगर आप सोल्व करेंगे थोड़ा सा ऐसा दिखाई दे रहा है, आई इज इक्वल टू एन ए ई स्क्वायर ई टाउ डिवाइड बाई 2 एन। क्लियर? अच्छा, इसमें देखिए n क्या हो गया, n मटेरियल की प्रॉपर्टी है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया ये फिक्स हो गया बिकॉज ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी फिक्स है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास में, तो आप क्या करिए E को लिख दीजिए, क्योंकि हमें सवाल में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं गिवन, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होता है, तो आप लिख दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय L। सही है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय L। तो अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, थोड़ा देखते हैं। दैट इज बिकम n a e स्क्वायर टाउ डिवाइड बाय 2m, और E की जगह लिखिए डेल्टा V बाय L, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय L। अरे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब आप देखिए I का एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ये करंट आ गया। ऐसा कहीं देखा है पोटेंशियल डिफरेंस करंट, ये ओम्स लॉ में ऐसा बैठता है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे दैट इज डेल्टा V डिवाइड बाय I, तो ये कितना गया 2m L डिवाइड बाय n e स्क्वायर टाउ, ये L। क्लियर? तो यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो ये कुछ ऐसा बन गया, डेल्टा V डिवाइड बाय I इज इक्वल टू, इसका नाम होता है रो L बाय A, रो L बाय A। ये एक्सप्रेशन आ गया, इसको आप बोल देते हैं R भी बोल देते हैं। दिस इज ओम्स लॉ। तो हम ओम्स लॉ का स्टेटमेंट भी हम यहाँ से देख पा रहे हैं, वैसा ही आपके पास में आ रहा है। अब ये जो रो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। दिस इज रेसिस्टिविटी, वो जिससे R इज रेजिस्टेंस, यहाँ पे रो होता है रेसिस्टिविटी। अगर आप बात करें 1 बाय R की, सॉरी R की बात करें तो R क्या हो गया, R हो गया रेजिस्टेंस। क्लियर? 1 बाय R को अगर आप बात करें 1 बाय R, तो इस रेजिस्टेंस का की जगह कंडक्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस 1 बाय R क्या होता है, कंडक्टेंस। बिकॉज जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी कंडक्टेंस कम होगी, तो 1 बाय R इसका जस्ट उल्टा हो गया। तो 1 बाय R को क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज कंडक्टेंस, और 1 बाय रो को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। दिस इज कंडक्टिविटी। आप ऐसे याद करिए, रो रेसिस्टिविटी, 1 बाय रो कंडक्टिविटी, R रेजिस्टेंस, 1 बाय R कंडक्टेंस। ये यहाँ पे टेंस, यहाँ पे टेंस, यहाँ पे बीटी, यहाँ पे बीटी। बात समझ में आ गई? इस तरीके से आप चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रो पे डिपेंड करता है, एल पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है। और ये नारायण की रो किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है, वो बदल नहीं रहा, ई चार्ज ऑफ ई भी फिक्स है, तो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक एन पे, एन क्या है कि भाई उसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और एक टाउ पे दैट इज कोलिजन, दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच में टाइम कितना है। इन दो चीजों के ऊपर आपके पास में ये चीजें डिपेंड करते हैं। फाइन, दिस इज रेसिस्टिविटी, ध्यान रखिएगा। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही बोलते हैं। रो का कई बार नाम क्या लिखते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो कहीं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखा हुआ मिले, कई बार सवालों में ऐसा देखा गया है प्रीवियस ईयर में कि वहां पे रेसिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखा गया है, तो घबराना नहीं है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी आपके पास में रेसिस्टिविटी ही होता है। यूनिट पता है आपको, दिस इज ओम, और ये यहाँ पे अगर आप देखें इस रो की यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। ऊपर भी मीटर, ऊपर मीटर है, नीचे मीटर स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा ओम मीटर। क्लियर? तो ये रेसिस्टिविटी की बात होगी आपके पास में। अभी हम थोड़ी सी इस वाले पैरामीटर पर चर्चा कर लेते हैं कि रेसिस्टिविटी में और क्या क्या है, उसको कैसे टेम्परेचर के साथ में कैसा वेरिएशन है, वो थोड़ा देख लेते हैं। आप इसको आगे इसको छाप लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों, जो रो का एक्सप्रेशन आपके पास में आया था, दैट इज, इसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं, फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए तो पूरा एक्सप्रेशन आर का जो आया, आर आया दैट इज रो एल बाई ए, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपके पास में आया। ये रो किसकी प्रॉपर्टी है, दिस इज रो इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। एल किसकी प्रॉपर्टी है, लेंथ की प्रॉपर्टी है। ए किसकी प्रॉपर्टी, सॉरी एल किसकी प्रॉपर्टी है, भाई शेप की प्रॉपर्टी है, उसकी लेंथ कैसी है। ए उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो पूरी जो रेजिस्टेंस अगर आप देखें तो मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी है। ऐसे देख के लगता है कि आर इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाई आई आया, जिसको आप ओम्स लॉ बोलते हैं। देख कह सकते हैं भी आर डेल्टा वी और आई पे डिपेंड करता है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ना ही ये डेल्टा वी पे डिपेंड करता है, ना ही आई पे डिपेंड करता है। आर इस मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी है। अगर आप लेंथ को बदल देंगे, एरिया को बदल देंगे, रो को बदल देंगे, या फिर मटेरियल बदलेंगे तभी रो बदलेगा, तो उस वाले केस में आपके पास में चीजें बदल जाएगी। अब मेरी बात सुनिए, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, तो क्या होता है आपके पास में। अगर आप बात करें कंडक्टर की बात करें, जैसे तीन तरीके के मटेरियल, कंडक्टर है आपके पास में, नॉन कंडक्टर है, या फिर इंसुलेटर है आपके पास, में। और थर्ड थिंग अगर आप बात करें दैट इज टाउ, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। तो वो किसके, मतलब सॉरी, तीन चीज़ें आपके पास में, एक कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है, और एक सेमी कंडक्टर है। दिस इज सेमी कंडक्टर। अब देखना, मेरी बात को समझिए, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कंडक्टर में क्या होता है कि टाउ जो होगा आपके पास में, अब सोच के देखिए, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो सब रैंडमली ज़्यादा मूव करेंगे आपके पास, बहुत ज़्यादा मूव करेंगे, रैंडमली तेजी से मूव करेंगे, स्पीड बढ़ेगी तो रिएक्शन टाइम घट जाएगा।
आप सोच के देखिए, रूम में बहुत सारे बंदे हैं, अब आपने क्या करा, रूम में कुछ हरकत कर दी, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया या फिर आपने आग लगा, तो सब लोग पागलों की तरफ भागेंगे, तो क्या वो कोलिजन होने के पीछे जो टाइम टेकिंग होगा वो कम हो जाएगा। तो अगर आप कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर हम कंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। इस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, एन ऑलमोस्ट रिमेन सेम, मतलब क्योंकि कंडक्टर है आपके पास में, उसके पास पहले ही बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एन में थोड़ा चेंज आता है, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काउंट भी बढ़ता है, तो थोड़ा बहुत बढ़ता है, वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता कि आप उसे कंसीडर करें। समझ में आ रहा है? तो अगर आप देखेंगे, अब देखिए इस वाली टर्म में अगर आप देखेंगे, रो वाली टर्म में अगर आप बात करेंगे, तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो ये वाली टर्म घट जा रही है। अब ये वाली टर्म घट जा रही है मतलब रो क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, रो इंक्रीज हो जाता है। एन पे थोड़ा बहुत वेरिएशन पड़ता है, उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाउ बढ़ जाएगा, इस वजह से रो बढ़ जाता है। अगर आप आपके इंसुलेटर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पहले ही उसके पास में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत, मतलब आपके पास में देखिए जो थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इंसुलेटर के पास में भी, तो उनका टाउ आपके पास में कम होता है, पर एन उसमें पहले ही टेंडिंग टू जीरो होता है, तो रेजिस्टेंस आपके पास में टेंडिंग टू मतलब इसकी इन्फिनिटी की तरफ ही आती है आपके पास में। इंसुलेटर है तो उससे करंट फ्लो नहीं करता, मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा, मतलब इन्फिनिट को टेंड कर रहा है, तो उसमें वेरिएशन को ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। पर अगर जो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके बीच में जो कोलिजन का टाइम होगा वो कम हो ही जाएगा आपके पास में। सेमी कंडक्टर बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसके सवाल आने के चांसेस रहते हैं। अब अगर आप इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं सेमी कंडक्टर के अंदर तो टाइम तो इसमें भी कम होता है, पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। समझ में आ रहा है भाई, टाउ आपके पास में कम होना ही होना है, बिकॉज रैंडमनेस बढ़ेगी आपके पास में, पर उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काउंट बढ़ता है। आप 12th के एंड में जाके सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं टेम्परेचर बढ़ाने, सेमीकंडक्टर क्या है, एक ऐसे है जिनका रेजिस्टेंस वो एक ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर चेंज करने से बहुत ज़्यादा वैरी होता है। एक कम टेम्परेचर पे वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के बाद वो कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो एन का काउंट क्या हो जाता है आपके यहाँ से, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। अब देखिए ये टाउ घट रहा है, एन बढ़ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। मतलब अगर ये टाउ घटेगा तो रो की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर यहाँ पे एन बढ़ेगा तो रो की वैल्यू घटेगी। तो ओवरऑल किसका इफेक्ट डोमिनेट करता है, एन का इफेक्ट डोमिनेट करता है आपके पास, तो आपकी रो की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर? तो रेजिस्टेंस हो गया आपके पास में रो एल बाई ए। तो आप ये बोल सकते हैं कि कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे तो आर आपके पास से पहले ही इन्फिनिटी है, तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है, आर इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आर इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अच्छा, इस वाले केस में अगर आप बात करें तो रेजिस्टेंस घटती है, रेजिस्टेंस क्या होता है आपके पास में, घट जाता है। तो सेमी कंडक्टर इसलिए थोड़ा सा अजीब है या पूछा जाता है, बिकॉज कंडक्टर के अंदर अगर आप बात करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, पर आप सेमी कंडक्टर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है। इस वजह से कई बार ये पूछा जा सकता है। तो कभी ये माइक्रोस्कोपिक पूछ ले तो आप ध्यान रखिएगा, फंसना नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो जो हमने देख लिया कि रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन जो निकल के आया, दैट इज आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो आपके पास में रेजिस्टिविटी था या फिर इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही बोल रहे थे। अब देखिए अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते थे तो हमने ये चीज़ देख ली, कभी कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपके पास में बढ़ जाता है, सेमी कंडक्टर रेजिस्टेंस घट जाता है। हम अभी कंडक्टर की स्पेसिफिक बात करें भी कितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा कितना घटे, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक्चुअली जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रो भी बढ़ता है। अभी हमने देखा था कंडक्टर में अगर आप बात करें 4 कंडक्टर चल रहा था, दिस इज 4 कंडक्टर। तो 4 कंडक्टर हमने अभी देखा था कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रो आपके पास से बढ़ता है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते लेंथ और एरिया वो भी चेंज होते हैं, पर रो का जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लेंथ और एरिया का वेरिएशन से। तो उस वजह से हम उन दोनों के वेरिएशन को नेगेट कर देते हैं। मैंने जब आपको नोट्स लिखवाए तो उस टाइम मैंने इनका वेरिएशन लेके भी दिखाया था कि एल और ए का वेरिएशन लेंगे तो किस तरीके से, अगर अभी मैं उसको नहीं दे रहा। तो मैं ये बोलता हूँ कि हम जो आर है वो आर कैसे लिखेंगे किसी भी टेम्परेचर का फंक्शन में, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। समझ में आ गया? ये आपको बताया कि अल्फा जो हो गया दैट इज कोफिशिएंट ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। ये आपके इसमें कोफिशिएंट हो जाएगा ना, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। तो भाई अगर टेम्परेचर वगैरह कभी चेंज हो रहा हो तो आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। आपको इनिशियल टेम्परेचर गिवन होगा, फाइनल टेम्परेचर गिवन होगा, तो यहाँ से आप डेल्टा टी निकाल पाएंगे। अल्फा गिवन होगा, इनिशियल रेजिस्टेंस गिवन होगा, तो फाइनल रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बच्चों कई बार ऐसे सवाल आपके पास देखने को मिलते हैं कि लेंथ को बढ़ा के डबल कर दिया या फिर एरिया को चेंज कर दिया, रेडियस को चेंज कर दिया, तो रेजिस्टेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब उसमें दिक्कत क्या होता है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, आपके पास में वॉल्यूम है वो क्या रखते हैं बच्चों, कांस्टेंट रहते हैं। स्ट्रेच करके लेंथ को बढ़ा दिया या फिर कंप्रेस करके आपने एरिया को चेंज कर दिया, तो इन सब केस में कैसे काम करेंगे। दिक्कत इसमें ये है कि अगर आप लेंथ को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो एरिया भी चेंज हो जाएगा, तो ऊपर वाला टर्म भी चेंज हो, नीचे वाला टर्म भी चेंज हो, थोड़ा दिक्कत होता है सॉल्व करने में। तो हम बोले वॉल्यूम आपके इसमें कांस्टेंट है, एल को चेंज किया जा रहा है ना, एल को चेंज किया जा रहा है। तो हमने क्या किया, हमें ये बताया कि पहले लेंथ एल थी, अब 12 कर दी खींच के। तो अब उस वाले केस में रेजिस्टेंस को कैसे लिखेंगे, तो आप ऐसे करिए R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। मैंने बताया था मुझे L का चेंज चाहिए, तो L बदलेगा तो एरिया भी बदल देगा, मुझे एरिया नीचे अच्छा लग रहा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा ऊपर नीचे LL मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या बन गया रो एल स्क्वायर डिवाइड बाई वॉल्यूम आ गया, और ये वॉल्यूम क्या है आपके कांस्टेंट है। तो आपको समझ में आ गया जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एल स्क्वायर के। इस तरीके से काम कर लेंगे। सिमिलरली अगर कभी आपके पास में ऐसा हो, आपको बोले वॉल्यूम, मतलब मोस्टली केस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम आपके पास में कांस्टेंट है, अब क्या किसको चेंज कर रहे हैं, एरिया को चेंज कर रहे हैं। मैंने बोला एरिया को चेंज कर रहे हैं, पर अगर आप एरिया को चेंज करेंगे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो लेंथ भी बदल जाएगा। तो अब की बार मुझे कौन अच्छा नहीं लग रहा बच्चों, ये L अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे L को हटाना है, तो क्या करूं मैं, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूं, एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैंने बोलूं R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ऊपर नीचे आप A लिख लीजिए। अब उससे क्या आ गया, जैसे रो ऊपर बन गया वॉल्यूम और डिवाइड बाय बन गया एरिया का स्क्वायर। तो यहाँ से आया रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से आप कर पाएंगे। कभी आपको बोल दे लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना टाइम हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। कभी बोले एरिया को हाफ कर दिया, फिर रेडियस को हाफ कर दिया, तब भी आप इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आप और देखिए, जैसे आपके पास में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जैसे ऐसे रहता है, रो एल बाई ए है, तो आपको बोला कि परसेंटेज चेंज बोल दिया, लेंथ में इतना परसेंट चेंज हुआ। आपको बोल दिया कि लेंथ इज इंक्रीज बाय 1%, लेंथ इज इंक्रीज बाय 1%, तो आर में कितना परसेंट चेंज आएगा, ये उसने पूछ लिया। सबसे पहले आप ये देखिए, अगर आप लेंथ को बढ़ाएंगे तो एरिया घटेगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आपको यही बताएगा। देखिए अपने कैसे करेंगे इसको, मैं लिखा R इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम, ऐसे कर दिया आपने। अच्छा, अब परसेंटेज चेंज इवन है, तो आप एक काम करिए, आप इसको ln लिख लीजिए, तो यहाँ पे बन जाएगा ln r, ये बन जाएगा ln रो बाय वॉल्यूम, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे बनेगा ट्वाइस ऑफ ln l। अब इसको डिफरेंशिएट मार लीजिए, तो यहाँ पे आएगा dr बाय r, ये साइड टर्म कांस्टेंट है तो 0 बन जाएगी, प्लस वहाँ पे जाएगा 2dl बाय l। तो आपको पता है dl बाय l कितना है, l में जो परसेंटेज चेंज है dl बाय दैट इज 1%, तो dr बाय r कितना आएगा बच्चों आपके पास, दैट इज 2%। कर पाएंगे इस तरीके से। सिमिलरली कभी बोल दे एरिया को चेंज कर दिया, तो मैं क्या लिखूंगा, मतलब एरिया का दे दिया कि आपको ऐसे बोल दिया कि रेडियस जो है आपके पास में, रेडियस उसको इंक्रीज कर दिया किससे, 2% से, या फिर 1% से इंक्रीज कर दिया रेडियस को। अब बताइए क्या होगा, तो मैं लिखा R क्या होता है, R होता है रो मल्टीप्लाई वॉल्यूम, और रेडियस को लिखा दैट इज पाई स्क्वायर R की पावर 4। सही है, ऐसा ही होगा एरिया, ठीक है। अब आपने वापस वही काम किया, यहाँ पे ln लिया, यहाँ पे ln लिया तो क्या बन जाएगा, ln रो मल्टीप्लाई वॉल्यूम, ये कांस्टेंट हो गया, और ये पाई r स्क्वायर भी इसी के अंदर डाल दीजिए, यहाँ पे बन गया माइनस ln 4r, ऐसा बन गया एक्सप्रेशन। आई होप ये चमक रहा होगा। ये हमने ln लिया तो यहाँ पे ये था माइनस, ये r की पावर -4 है ना, तो माइनस आगे आ गया, तो ऐसा एक्सप्रेशन कुछ आपके पास बन जाएगा। यहाँ पे नेट प्लस हो जाएगा ना, कैसे प्लस हो जाएगा, आपने a बाई बी है तो ये बन गया a, ये माइनस b, तो एक माइनस वो था, ठीक है, नहीं सही एक्सप्रेशन, सही कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा रहेगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, ये बन गया एक्सप्रेशन। अब आप डिफरेंशिएट किए, दिया आएगा dr बाई r, और यहाँ पे आएगा 4 dr बाई स्मॉल r, तो ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी है, 1% है आपके पास में, तो dr बाई कैपिटल R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4%, और ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्या होगा, घटेगा आपके पास। तो आपको ये पता भी है कि अगर आप एरिया को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस घटना चाहिए, तो वो देखिए इस वजह से वो नेगेटिव भी शो कर रहा है। तो आप इस तरीके से इन सवालों को प्रोसीड कर सकते हैं। परसेंटेज चेंज के कभी सवाल आ जाए आपके पास में, या फिर ये बोल दे कि लेंथ को, मतलब कुछ भी चेंजेस वगैरह हो, तो आप इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। लेंथ को डबल कर दिया, वो कर दिया, तो वहाँ से आप लेंथ का रिलेशन है डायरेक्टली, दैट इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, और एरिया का है दैट इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। इस तरीके से आप प्रोसीड इसको कर सकते हैं। पर ये सब जैसे डिफरेंशिएट करना, ये सब तभी वैलिड रहता है जब dl छोटा हो। अगर आपके इसमें dl और dr ये सब बड़े होंगे, तब आपको पूरा बेसिक से लिखना पड़ेगा, फाइनल r निकालना पड़ेगा, इनिशियल निकालना पड़ेगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा।
बात समझ में आई? अब आइए थोड़ा आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक और चीज बच्चों इंपॉर्टेंट है आपके पास रेजिस्टेंस वाली टर्म में, दैट इज आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए आता है। अब लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि एल कौन सा लेना है और एरिया कौन सा लेना है। तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास में ऐसे एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना आपके पास, तो लेंथ तो वो लेंथ होती है जिसके अलोंग करंट फ्लो कर रहा है। एल क्या है आपके पास, एल इज लेंथ अलोंग करंट फ्लो, लेंथ अलोंग करंट फ्लो। बात समझ में आ रही है? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन की लेंथ लेनी है आपको। ए क्या है, ए है एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो। जैसे करंट आपके पास में ऐसे फ्लो कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर ये कैसे आएगा, ये वाला, ये सब एरिया लेने होते हैं। ये दो चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो सवालों में फंसेंगे नहीं। ये तो आपको इसके फंसाने वाले सवाल बनाए जा सकते हैं, इसमें लोग कंफ्यूज रहेंगे किसमें कौन सी लेंथ लेनी, कौन सा एरिया लेना है। जैसे सिंपल सी बात बताता हूँ, मान लीजिए इस तरह का कोई क्यूबॉइड है आपके पास, मैंने ऐसा क्यूबॉइड बना दिया आपके पास, और आपको बोला कि ये वाली लेंथ कुछ ए है, ये वाली लेंथ ऐसे कुछ बी है, और ये वाली लेंथ कुछ सी है। आपको बोलते हैं इस वाले फेस और इस वाले फेस के बीच में करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये जो आपके पास बीसी वाला फेस होगा ना, ये वाला फेस, उसके जस्ट पीछे वाला। तो आप उसमें लेंथ क्या लेंगे, आप लेंथ लेंगे ए, एरिया क्या लेंगे, बीसी लेंगे। सिमिलरली अगर बोल दें कि आगे वाला, ये वाला आगे वाला जिसमें एक लेंथ ए है, ये सी है, इस वाले फेस और पीछे वाले के बीच में हो रहा है, तब आप क्या लेंगे, लेंथ लेंगे बी, बिकॉज करंट फ्लो की बार ऐसे होगा आपके पास, ऐसे ऐसे जाएगा करंट, और एरिया क्या बनेगा आपके पास में, एसी बनेगा। अगर सिमिलरली अगर ऊपर वाले सरफेस नीचे वाले सरफेस के बीच में करंट फ्लो हो रहा होता तो लेंथ आपके पास में सी बनेगी, एरिया क्या बनेगा, ए बी बनेगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये वाली चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि भाई साहब लेंथ कौन सा है आपके पास में और एरिया कौन सा है, इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और डिफिकल्ट सवाल आपके पास से बन सकते हैं इसके अंदर, सिर्फ यही कंसेप्ट यूज होगा बार बार कि लेंथ कौन सी दे रहे हैं और आप एरिया कौन सा है। तो अगर आप इस चीज का ध्यान रखेंगे बच्चों तो आप फंसेंगे नहीं। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं ओम्स लॉ की, तो बात करें जरूरत नहीं, ओम्स लॉ को समझ में आता है कि ओम्स लॉ आपके पास में आ गया, दैट इज डेल्टा वी डिवाइड बाय आई इज इक्वल टू आर। ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ओम्स लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ का मतलब क्या होता है, जैसे ग्रेविटेशन का लॉ यूनिवर्सल लॉ है, कहीं भी आप जाएंगे कहीं भी लगाएंगे वो वैलिड रहेगा आपके पास में, पर दिस इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। ये आपके से फेल हो जाता है। मतलब इसका क्या रीजन है, बिकॉज आप पता है टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बाय आई का रेशो जो पहले वाली बात थी वो नहीं बनेगी, अब नई रेजिस्टेंस बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे एक कंडक्टर था आपके पास में, ठीक है, इसके अक्रॉस आपने यहाँ पे कुछ 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, अब इससे कुछ करंट जा रहा है आपके पास में 3 या फिर 4 एम्पियर जा रहा है, मान लीजिए ना, अभी 4 एम्पियर जा रहा है, तो आप बोलेंगे सर इसकी जो रेजिस्टेंस आएगी दैट इज 20 डिवाइड बाई 4, और ये आ गया आपके पास 5 ओम, ऐसी रेजिस्टेंस आ गई। अब सोच के देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि जैसे जैसे करंट फ्लो होगा ये हीट अप होगा, और अगर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब इसकी 5 ओम ना रहेगी, कुछ और बनेगी, तो उस वाले केस में क्या होगा, आर की वैल्यू पोटेंशियल 20 पर करंट कुछ बदल जाएगा, करंट मान लीजिए कुछ 3 एम्पियर रह गया आपके पास में, तब रेजिस्टेंस आ जाएगा 20/3 ओम। तो आप देखिए ये जो वैल्यू थी आर, ये कांस्टेंट नहीं है, ये वैल्यू क्या रहेगी, बदलती रहेगी टेम्परेचर के साथ में, इसलिए ओम्स लॉ आपके पास में यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ये आपके पास में मतलब टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस बदल जाता है, इस वजह से आपके पास ओम्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ नहीं बनता। पर अब मान लीजिए किसी भी कंडीशन में, जैसे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस थी, आपको बोला गया पहले ये 10 वोल्ट था, करंट जाता 2 एम्पियर, तो अब इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया, 5 ओम आ गया। आपको बोला कि यही सेम रेजिस्टेंस है पर इसको बहुत देर तक चलाया गया तो हीटअप हो गया, ये रेजिस्टेंस ना हीटअप हो गया, इसकी वैल्यू बढ़ गई होगी। तो अभी क्या रहा, 10 वोल्ट की बैटरी पे ये कुछ 5 एम्पियर करंट नहीं, ये कुछ आपके पास 1 एम्पियर करंट फ्लो करवा रहा है। अब भी रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, अब भी रेजिस्टेंस निकलेगा डेल्टा वी डिवाइड बाय आई, ये वैल्यू कितनी है कि 10 डिवाइड बाय 1, तो ये आपकी बात आ जाएगा दैट इज 10 ओम, दिस इज 10 ओम। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल गई, पर कभी भी अगर रेजिस्टेंस निकालना हो तो हमेशा एक्सप्रेशन यही यूज होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको पता है रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलती जा रही है, पर किसी भी स्टेट पर रेजिस्टेंस निकालना है तो तरीका यही है निकालने का, आप पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस देखिए, उससे पास होने वाला करंट देखिए, और वहां से आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी। हमने क्या समझा कि हर कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं दोज आर द ओमिक कंडक्टर, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते दोज आर नॉन ओमिक कंडक्टर। इसका रीजन क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बदल जाता है, तो डेल्टा वी बाय आई की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रही, वो वैल्यू बदलती जा रही है, आर की वैल्यू क्या हो जा रही है, चेंज होती जा रही है। पर चाहे वो कंडक्टर ओमिक हो चाहे नॉन ओमिक हो, किसी की रेजिस्टेंस निकालने के लिए यही तरीका यूज होगा, डेल्टा वी डिवाइड बाय आई, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है रेजिस्टेंस निकालने का, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं ग्राफ बनाऊं, अगर मैं यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनाऊं, वी वर्सेस आई का ग्राफ बनाऊं,
तो पहले देखिए, पहले ऐसा यहाँ तक ऐसा कुछ कर्व बना दिया, ये ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, यहाँ पे V/I की वैल्यू कांस्टेंट है। पर अब आप जैसे जैसे देखेंगे, जैसे जैसे आप इस बात को चेक करने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ऐसे ओम्स लॉ को फॉलो करने वाली लाइन बनती है आपके पास में। इसको ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पे V बना देता हूँ, यहाँ पे I बना देता हूँ कुछ। अब आप देखिए, अब इसके रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाए, इसका रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाए तो करंट की वैल्यू जो एक्सपेक्टेड थी वैसे नहीं आएगी, उससे कुछ कम आएगी, तो ये कर्व कुछ ऐसे बैंड हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ बैंड हो जाएगा। समझ पा रही है मेरी बात कि अगर ये ओम्स लॉ को फॉलो करता तो करंट इतना आता, पर आपको पता है टेम्परेचर बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो करंट की वैल्यू घटनी चाहिए, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर आप देखें तो यहाँ पे तो ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है, तो यहाँ तक तो ये ओमिक कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे V/I की वैल्यू कांस्टेंट, पर यहाँ पे देखिए बदलना शुरू होगी, तो यहाँ से आगे फिर ये नॉन ओमिक कंडक्टर है। तो पता है कोई भी कंडक्टर होगा उसको आप चलाएंगे तो हीटअप होगा तो रेजिस्टेंस होगा। तो एक्चुअल में आइडियली केस में अगर आप देखें तो कोई भी कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, पर जैसे ही वो हीटअप होना शुरू होगा वो अपनी रेजिस्टेंस को बदल देगा। पर हाँ, ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आता, और कुछ कुछ केसेस के अंदर, सब में तो ऐसा तो है ही, वैसे कुछ में नहीं आता, और कुछ कुछ में मतलब करंट कांस्टेंट रह जाता है, तो उस वजह से हम इसको मान लेते हैं, हम यहाँ पे हम लगा लेते हैं मोस्टली केस में। आपको कुछ नहीं बोले तो आप उसको ओमिक कंडक्टर मान के ही बच्चों हम उसे सोल्व करने जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हम, एक बात हमारी थोड़ी सी मिस होगी तो इसको कवर कर लेते हैं कि जो आपके पास में करंट डेंस के एक्सप्रेशनलिटीज वो ऐसा J = σE, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन भी आपके पास में आता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, J = σ, और ये आसानी से लिखा है। जैसे आपने J का एक्सप्रेशन लिखा था ना, I का लिखा दैट इज NeAVD, इसको डिवाइड कर दैट इज, तो J आता है आपके पास में NeVD, VD की वैल्यू पुट करिए, उस हिसाब से आपको यहाँ पे सिग्मा मिल जाएगा। अभी सिग्मा क्या है? सिग्मा है 1/ρ, सिग्मा है आपके पास 1/ρ। रो क्या था? रेसिस्टिविटी, तो इसको क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। दिस इज कंडक्टिविटी। हम पहले भी इस बात पे चर्चा कर चुके हैं, या फिर इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी लोग बोल देते हैं, इस रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल देते हैं। ये आपके पास में कंडक्टिविटी का, दिस इज रेसिस्टिविटी, दिस इज कंडक्टिविटी। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। फिर बच्चों हमने आगे, इससे आगे जो बात की थी वो हमने सर्किट सोल्विंग पे हम चले गए थे। सबसे पहले हमने बात की थी किरचॉफ्स लूप लॉ। हमने इसको लूप मेथड के हिसाब से पढ़ा था, पर इसको किरचॉफ्स लूप लॉ भी बोलते हैं आपके पास में। अब ये कौन से प्रिंसिपल है बेस्ड? दिस इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। दिस इज बेस्ड ऑन, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। अब देखिए, इससे पहले जो हमने पढ़ा था किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, जिसमें कितना करंट आया था उतना ही करंट जाएगा, वो आपके पास है बेस्ड था किसके ऊपर? चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इसमें क्या है कि आपके पास कि एक पॉइंट से आप चलते हैं, वापस घूम के उसी पॉइंट पे आते हैं, तो पोटेंशियल का ड्रॉप आपके पास में 0 आता है। इसे बोलते हैं किरचॉफ्स लूप लॉ, और ये किससे बेस है? एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस है, ठीक है। अब आइए हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे जैसे ये बैटरी है, ऐसे कुछ रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे ऐसे करके कुछ बैटरी है। ये कुछ 5 ओम की बैटरी होगी, ये कुछ 2 ओम की होगी, ये 20 वोल्ट हो गया, ये कुछ 10 वोल्ट हो गया, और अब बोला गया यहाँ पे ऐसे कुछ 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो इस पॉइंट का नाम ए बोल दिया, इसका नाम कुछ बी बोल दिया। तो मैंने आपको बोला बताइए ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो कई बार डायरेक्टली ऐसा ही सवाल पूछा गया है कि भाई आपसे पोटेंशियल डिफरेंस आप बता दो। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं? तो हमें ये वाली बात पता है कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में चलेंगे, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा दैट इज -IR आएगा, -IR किसके अंदर? इन डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर आप करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस -IR आएगा। यही पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास में IR बन जाएगा कब? अगर आप इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो यही पोटेंशियल डिफरेंस IR बन जाएगा। बैटरी पे अगर आप छोटे डंडे से बड़े डंडे पे जा रहे हैं तो +E लिखा जाएगा, अगर आप बड़े छोटे पे जा रहे हैं तो -E लिखा जाएगा। ये बात बेसिक बात थी और ये आपको पता ही होगी शायद, और होनी भी चाहिए। अब आप मुझे इसमें चल के बताइए कि VA-VB आपके पास कितना निकल के आ रहा है? VA-VB कर पाएंगे? तो हम बोलेंगे चलना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे लिखा VA, ठीक है। यहाँ पे लिखा A पॉइंट चलना शुरू किया, VA लिखा। अब यहाँ पे अगर ड्रॉप देखें तो IR, हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -IR, करंट की डायरेक्शन में -IR, तो कितना बन गया? -10 वोल्ट। यहाँ पे देखिए छोटे डंडे से बड़े डंडे पे तो प्लस आएगा, तो कितना आएगा? +20। यहाँ पे देखें दैट इज -IR, करंट की डायरेक्शन में जाए, इस वजह से ये बन गया -4। सिमिलरली बड़े से छोटे में जाएंगे अगर आप, दैट इज -10, तो यहाँ पे आ गया VB। तो यहाँ से अगर आप VA-VB निकालने जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन कितना आ गया आपके पास? इसने इसको मार दिया, दैट इज 4 वोल्ट आ गया आपके पास।
क्लियर। तो इस तरीके की बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। कई बार इसके डायरेक्ट सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें हमने कुछ बातें मैंने बताई थी कि ये सब बातें आप याद रखें तो कोई फंसेंगे नहीं। अगर सवाल है फंस के मतलब इस कोई बात आप गलत कर रहे हैं, बता रहा हूँ। पहली बात तो ये कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलेगा, बैटरी के पॉजिटिव से जितना करंट जाएगा उतना ही नेगेटिव में वापस आएगा। बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल जितना करंट आपके पास में निकलेगा, नेगेटिव में उतना ही वापस आना चाहिए। कभी आपको दिक्कत हो रही है तो आप ये चेक कर लीजिए कि ये हो रहा है ना आपके पास में, पॉजिटिव जितना करंट आपके पास में निकल रहा है तो नेगेटिव वापस आ रहा है कि नहीं। फिर इसके बाद में मैंने बात की थी, आपको एक चीज बताई, दैट इज आप जो लगाते हैं I = डेल्टा V/R, तो ये सिर्फ किसके अक्रॉस लगाना है? ओनली अक्रॉस रेजिस्टेंस, ओनली अक्रॉस रेजिस्टेंस। बीच में बैटरी नहीं होना चाहिए, बीच में बैटरी नहीं होना चाहिए, बीच में जंक्शन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? बीच में जिन दो पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहे हैं उसके बीच सिर्फ रेजिस्टेंस होना चाहिए। बीच में ना ही बैटरी होना चाहिए, बैटरी या जंक्शन नहीं होना चाहिए, जंक्शन नहीं होना चाहिए। बात समझ आ गई? इस बात का ध्यान रखिए तो फंसेंगे नहीं आप। क्लियर? अच्छा, एक बात ये भी है आपके पास में कि ये भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास जैसे ऐसे सिनेरियो है आपके पास में, जैसे इसमें दिक्कत क्या होता है, कई बार लोग ऐसे लगा देते हैं यहाँ पे, ऐसे रेजिस्टेंस ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए और यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस, तो ये आपके पास 20 वोल्ट है, यहाँ पे ये 0 वोल्ट है और ये 30 वोल्ट है और यहाँ पे 5 ओम है। अब आप सिर्फ ये देख के मत बता दीजिए अच्छा ये हाई पोटेंशियल दिख रहा है, ये लो पोटेंशियल दिख रहा है, तो करंट हाई से लो जाएगा। ये सिर्फ नहीं देख सकते, डायरेक्टली नहीं देख सकते, बिकॉज पीछे बैटरी है, पहले वो बैटरी क्रॉस करना है। अगर आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये बात बोल रहे हैं कि हाई से लो जाएगा तो बिल्कुल सही बात है, पर पीछे बैटरी है तब दिक्कत हो सकता है। देखिए यहाँ पे 20 वोल्ट दिख रहा है, यहाँ पे 0 है, आपको लगेगा यहाँ पे करंट जाएगा, नहीं। अब आप चल के देखिए यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 30 बन गया और यहाँ पे 30 बन गया, तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा। तो बीच में कहीं बैटरी है, जंक्शन है, तो पहले आपको उसको क्रॉस कर देना है। उसको क्रॉस किए बिना अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप सवाल के अंदर फंस जाएंगे। क्लियर? तो ये 3 बातें हैं आपके पास में। एक तो जब आप बताएं करंट हाई से लो फ्लो कर रहे हैं तो बीच में कोई बैटरी या फिर जंक्शन नहीं होना चाहिए, पर इसको क्रॉस करिए तभी ये बात पे कमेंट करिएगा। फिर मैंने ये बोला बैटरी के पॉजिटिव वाले टर्मिनल से जितना करंट निकलेगा नेगेटिव उतना ही वापस आएगा, और I = डेल्टा V/R तभी लगाना है जब बीच में कोई जंक्शन या फिर कोई बैटरी ना हो आपके पास। ठीक है?